हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग आगे देखेंगे, आगे में क्या है 1786 का चार्टर एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। आज हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। अगर दोस्त आप पहले का वीडियो नहीं देखें, इससे पहले का अधिनियम, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर हम शामिल करते हैं दोस्तों, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। उसी के आगे हम देखते हैं 1776 से शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एक्ट जब आया था उसमें संशोधन करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 1786 को आया था, तो उसी को देखेंगे। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। 1786 का जो चार्टर एक्ट है या अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें यह कहा गया अब गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिलेगा। यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है, अगर वो कोई कानून बनाता है, ठीक है, तो उस पर वह निर्णय ले सकता है। उस निर्णय के माध्यम से उस डिसीजन को पलट सकता है। तो वही बात है दोस्तों, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कर अपनी निर्णय को, परिषद के निर्णय को उलट सकता है। आपको बताया था दोस्तों, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, तो काउंसिल में 4 सदस्य घटकर 3 हो गया था। ठीक है, तो वही वाली है जो परिषद जो है दोस्तों, अगर कोई कानून बनाती है तो उस परिषद के निर्णय को अब गवर्नर जनरल को वीटो के माध्यम से उलट सकता है। क्लियर। भारत में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया। इस एक्ट में कहा गया कि भारत में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया। तो कौन ऐसा गवर्नर जनरल है जो भारत का मुख्य सेनापति बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है दोस्तों। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो भारत का गवर्नर जनरल बना, साथ में मुख्य सेनापति बना। ठीक है, तो पहले व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्राप्त किया। यानी कि दोनों शक्तियाँ इन्होंने प्राप्त किया। याद रखिएगा किस एक्ट में कहा गया? 1786 के। वीटो का अधिकार मिला गवर्नर जनरल को। उनके परिषद जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय को पलट भी सकते हैं वीटो के माध्यम से। उसके बाद में मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल बना। वह गवर्नर जनरल कौन था जो मुख्य सेनापति बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों को शक्तियाँ प्राप्त की। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कंपनी को यह कह दिया गया या यह आश्वासन दे दिया गया कि भारत के साथ व्यापार अब आगे व्यापार 20 वर्षों तक रहेगा। इस एक्ट में कह दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट में पहली बार इस एक्ट में यह कहा गया कि अब कंपनी को क्या अब आगे 20 वर्ष तक आगे आप रहेंगे, व्यापार करेंगे। इससे यह पता चलता है कि इस एक्ट से यह पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एक अधिकार पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। यानी कि कहा कि 20 वर्षों तक जारी रहेगा भारत के साथ आपका व्यापार। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अब जो कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार है ना, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास अब शुरू कर दिया गया है। यानी कि नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। प्रश्न बन सकता है कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इसी में जैसे कि इंग्लैंड में BOC था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, के सदस्य जो कर्मचारी होंगे, ये लंदन में था, ये लंदन में। तो इनका जो सदस्य है, जो कर्मचारी है, उनका जो वेतन भत्ता दिया जाएगा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से या राजकोष से दिया जाएगा। इंडियन एक्सचेकर यानी कि भारतीय राजकोष बोलिए, राजस्व बोलिए, देने का प्रावधान किया गया। ये संस्था लंदन में है, लेकिन अब यहाँ का जो सदस्य है, जो कर्मचारी, जो भी अधिकारी है, इनका वेतन भत्ता कहाँ से जाएगा? भारतीय राजकोष से जाएगा। देख रहे हैं ना, भारतीय राज्य कोष जाएगा। किस एक्ट के माध्यम से कहा गया? 1793 का चार्टर एक्ट में कहा गया।
ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियाँ, यानी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है उसमें लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, प्रशासन की नींव रखी गई। इसका सुनवाई कहाँ होगा? न्यायालय में होगा। तो प्रशासन की नींव रखी गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियाँ, लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें जो भी मूल बात है दोस्तों हमने लिख दिया है, आप इसकी याद रखेंगे। नोट में है, प्रांतीय गवर्नरों को भी अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध वीटो की शक्ति प्राप्त हुई। देखिए इसमें भी है, इसमें कहा गया है कि प्रांतीय गवर्नरों को, जो भी प्रांतीय गवर्नर हैं उनको भी, प्रांतीय गवर्नर को भी अपनी परिषद के निर्णयों पर विरुद्ध, जो उनके जो परिषद होंगे ना, उनके निर्णय पर भी वह वीटो का अधिकार कर सकते हैं। यहाँ से पता चलता है 1793 के चार्टर एक्ट से कि जो प्रांत के जो गवर्नर है ये गवर्नर जनरल था। ये क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल। अब यहाँ बात किया गया है गवर्नरों, यानी कि गवर्नरों को, प्रांतीय जो गवर्नर होंगे इस एक्ट के माध्यम से अपनी परिषद के निर्णय के विरुद्ध भी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वीटो लैटिन भाषा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझे? 1786 और 1793 चार्टर एक्ट 1793 का ही है, या चार्टर एक्ट, या 1793 का चार्टर एक्ट का ही है। चलिए आगे देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को भारत सरकार का अधिनियम भी कहा गया कि इस एक्ट को भारत सरकार का अधिनियम भी कहा गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट को भारत सरकार का अधिनियम भी कहा गया, भारत सरकार का अधिनियम भी कहा गया, भारत सरकार का अधिनियम कहा गया, याद रखिएगा। कहाँ देखिए, ये नियंत्रण करने का प्रयास किया गया 1793 का जो चार्टर एक्ट है ना, तो पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। यानी कि यहाँ कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आप जो है ना 20 वर्ष तक व्यापार करेंगे, लेकिन इसमें कहा गया कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ बढ़ा दिया गया, यहाँ बात चला, यहाँ बढ़ा दिया गया, यहीं से प्रयास किया गया। यहाँ समझिए 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट को भारत सरकार का अधिनियम कहा गया। क्लियर? यह इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यहाँ बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार रह गया। जानते हैं दोस्तों, एगो आपको बताए होंगे COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, इनको तो घाटा लग ही रहा था, लेकिन ये चीन और चाय और चीन के साथ जो व्यापार रहा, यहाँ किस लिए रहा? यहाँ भी उनका पैरवी चला था, यानी कि कुछ रिश्वत दिए थे, जिसके कारण ये बचा रहा। और चीन में जो है ना, यहाँ भी एक अफीम का खेती जो हुआ था, अफीम यहाँ से जो है ना तस्करी करना शुरू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम। यहाँ से अफीम के व्यापार में कभी घाटा लगता नहीं है। ठीक है, ये से कारण है, इसलिए चाय और चीन को अपने साथ बरकरार रखा, एक अधिकार रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। पैसा दिया, रिश्वत दिया, चाय और चीन अपने एक अधिकार में रखा। हाँ, घूस दिया जी। चलिए हम आगे देखते हैं, याद रखिएगा। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को अब आंशिक रूप से एक अधिकार को, व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करता है, और चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार रह जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ नियम सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु तो सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार अनुमति दी गई। और जब 1813 आया ना, तो इसमें कुछ और जो व्यापारी थे, ब्रिटिश गवर्नर को, ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दबाव देना शुरू कर दिया कि हम लोग भी मौका दिया जाए, एक ही कंपनी नहीं वहाँ पर व्यापार कर सकती है। तो कुछ दबाव के कारण यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, तो कुछ नियमों और सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु तो सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक व्यापारी नहीं रहता है, बहुत सारा व्यापारी रहता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किया गया। यानी कि इस एक्ट, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर विकास दिया गया, उसके माध्यम से 1 लाख रुपये अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए, समझिए ना, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए, तो 1 लाख रुपया की व्यवस्था किया गया विकास के लिए। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा पर
शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किया। क्लियर। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को कानूनी रूप से भारत आने की अनुमति दी गई। ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म प्रचारक है, उसको कानूनी रूप से भारत में आने की अनुमति दे दी गई। यानी कि अब आकर के अब कोई भी धर्म प्रचार कर सकता है, जाति को बदल सकता है कि नहीं। इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों जो कानून होंगे ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। याद रखिएगा, इसमें यानी कि 1813 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित जो विधियाँ होंगी, विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ नोट में सम्राट की स्वीकृति से कंपनी के गवर्नर तथा सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी के जो गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल होंगे या सेनापति होंगे, उसका नियुक्ति जो होगा ना ब्रिटिश सम्राट के स्वीकृति के बाद ही होगा। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नोट में दूसरा, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग क्या देखे, 1786 का चार्टर एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। एक तो बच जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट कल करेंगे हम लोग। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। 1786 में कहा गया, वीटो का अधिकार दिया गया। 1786 में वीटो का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, अपने परिषद का जो भी निर्णय होगा वीटो के माध्यम से पलट सकता है। क्लियर। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। क्लियर। अच्छा, अब देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कंपनी को यह कह दिया गया, यानी कि आश्वासन दे दिया गया, आश्वस्त कर दिया गया, बता दिया गया कि आगे 20 वर्ष तक जारी रहेगा आपका भारत के साथ व्यापार। इससे यह पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। यहीं से 1793 का चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। अच्छा, 1793 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि जो कंपनी के जो भी सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उसका जो वेतन भत्ता दिया जाएगा भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। इसका जो सुनवाई होगा न्यायालय में होगा। ठीक है। प्रांतीय गवर्नरों को भी, प्रांतीय जो गवर्नर होगा, यहाँ तो था गवर्नर जनरल को वीटो कर सकती, यहाँ भी प्रांतीय गवर्नर को भी वीटो का अधिकार दे दिया गया, ताकि उनके जो परिषद होंगे, जो मेंबर होंगे परिषद को निर्णय जो भी होंगे, वह भी वीटो के माध्यम से शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, निर्णय को पलट सकता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट से भारत सरकार, इस एक्ट को कहा जाता है भारत सरकार का अधिनियम। तो किस एक्ट को भारत सरकार का अधिनियम कहा जाता है? 1813 का। इसमें 1 लाख रुपये शिक्षा के विकास हेतु खर्च किया गया, ताकि जो भी व्यापार होगा तो इंग्लिश भाषा में थोड़ा बहुत बात हो सके, इसके लिए किया गया था। और इस्लामी मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने हेतु छूट दे दिया गया था। कुछ व्यापारी लोग जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तब व्यापार कर ही रही थी, यानी कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में जोर दिया, जवाब दिया कि हम लोग को भी मौका दिया जाए व्यापार करने के लिए। दवा के कारण कुछ नियम बनाए गए, कुछ नियम सीमा बनाए गए, जिसके तहत से भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिशवासियों के लिए, भारत के साथ व्यापार करने हेतु ब्रिटिशवासी जो भी व्यापारी थे उनको मुक्त व्यापार दिया गया, यानी कि ओपन ट्रेड, फ्री ट्रेड दिया गया, व्यापार दिया गया। अब वहाँ के जो भी व्यापारी होंगे ब्रिटेन का, भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसमें कहा गया 1813 का चार्टर एक्ट में। कोई भी दबाव देगा तो देना, सबको मौका देना चाहिए। देखिए, इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारें जो थी, प्रेसिडेंसी जो थी, जो निर्मित जो विधियाँ थी, अब ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। याद रखिएगा, कुछ नोट में है, ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल तथा गवर्नर सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक ठो बच जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी भारतीय अधिनियम है 1853 का। ठीक है, वो बता देंगे आपको, कल बता देंगे आपको। आप इसको आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
जय हिंद। नोट कर लीजिए।